नमस्कार दोस्तों, राज्य व्यवस्था एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें हमारा सेकेंड टॉपिक स्टार्ट हुआ आज से और इसका नाम है भारतीय संविधान का निर्माण, है ना। इस पूरे चैप्टर में हम समझेंगे कि भारतीय संविधान की जो संकल्पना थी वो किसने रखी, क्या किसका उसमें क्या भूमिका रहा है, किस पार्टी ने उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया और किस प्रकार से संविधान सभा का पहले निर्माण हुआ और बाद में संविधान का विकास हुआ। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं, पृष्ठभूमि कि संविधान का कॉन्सेप्ट भारत में। तो संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में एम.एन. राय, है ना, यह एक वामपंथी लीडर थे, कम्युनिस्ट नेता थे, ठीक। कम्युनिस्ट पार्टियों के गठन का भी श्रेय एम.एन. राय को ही जाता है ना। तो इन्होंने संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले रखा था, ठीक। अगर व्यक्ति के रूप में पूछा जाए तो एम.एन. राय। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है कई बार। यह भी दिया गया कि संविधान सभा के गठन का विचार किस राजनीतिक दल के द्वारा रखा गया और वहाँ पर ऑप्शन में क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था, जो कि गलत आंसर होगा। जब पार्टी पूछेगा तो नहीं, हाँ एम.एन. राय व्यक्ति के रूप में पूछेगा, ये जरूर वामपंथी नेता है, लेकिन व्यक्ति के रूप में पूछेगा तब तो ये आंसर होगा आपका एम.एन. राय द्वारा। लेकिन जब हम राजनीतिक दल की बात करेंगे तो संविधान सभा के गठन का विचार स्वराज पार्टी के द्वारा रखा गया, है ना। ये वही स्वराज पार्टी है जिसकी स्थापना जो है असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद कांग्रेस पार्टी और गांधी जी से रुष्ट जो कुछ लोग थे, है ना, उन्होंने अलग से स्वराज पार्टी बनाई थी 1924 में। 1924 ईस्वी में इस पार्टी का गठन हुआ था और किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिल करके इस पार्टी को बनाया था, ठीक। तो इसी पार्टी के द्वारा सन 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार रखा गया। आगे चल के इस पार्टी का विलय हो जाएगा कांग्रेस पार्टी में ही। तो स्वराज पार्टी द्वारा रखा गया था, ठीक। तो राजनीतिक दल के बारे में पूछे तो स्वराज पार्टी, और व्यक्तिगत विचार की बात पूछी जाएगी तो एम.एन. राय, है ना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद सन 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, है ना, जो कांग्रेस थी, इसके द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग की गई। मतलब कि प्रस्ताव रख करके इसको कांग्रेस की कार्यकारिणी के द्वारा पास किया गया, है ना। तो संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग किसके द्वारा की गई, कांग्रेस के द्वारा। कब, सन 1935 ईस्वी में, है ना, ठीक। इसके बाद 1938 ईस्वी में जब भारतीय राजनीति में पंडित नेहरू का पदार्पण होता है तो अब भारत संविधान के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात करते हैं, है ना, कि जो वयस्क हों वो मत करें, ठीक है, मतदान दें, मतलब लोगों को निर्वाचित करें, और वहीं लोग क्या होंगे, संविधान एक सभा बनाई जाएगी जो संविधान का निर्माण करेगी। तो वयस्क मताधिकार की बात किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1938 ईस्वी में, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि नेहरू जी की इस मांग को 1940 ईस्वी में एक अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आता है ना। और इसमें नेहरू जी की इस बात को ब्रिटिश सरकार सैद्धांतिक रूप से मान लेती है कि नहीं, बात जो है क्या है, सही है, भारत में संविधान निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार होना चाहिए, है ना। और फिर आप देखेंगे 1942 में, जिसकी चर्चा हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में भी किया था, पहले वाले चैप्टर में भी, कि एक क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, है ना। और एक क्रिप्स महोदय का मेन उद्देश्य भारत आने का क्या है कि यहाँ पर जो राजनीतिक समस्याएं हैं उनका समाधान करना और भारत के संविधान का निर्माण करवाना। लेकिन तो ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान निर्माण हेतु 1942 ईस्वी में क्रिप्स महोदय को भारत भेजा गया, ठीक। लेकिन क्रिप्स महोदय इस समस्या का समाधान करने में असफल रहते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग इनके बातों को नहीं मानता, है ना, ठीक। और इसके बाद आप देखेंगे कि फिर संविधान सभा का गठन होगा कब, जब कैबिनेट मिशन आएगा भारत, है ना, जिसमें 3 सदस्य होंगे, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। पैथिक लॉरेंस महोदय होंगे, ए.बी. अलेक्जेंडर होंगे और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स महोदय होंगे। इन 3 लोगों का जब कैबिनेट मंडल 1946 में भारत आएगा और फिर संविधान सभा का गठन होगा। तो यहाँ तक एक कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी, तथ्यात्मक रूप से आप इनको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग जो है संविधान सभा का गठन और उसकी चर्चा करते हैं। तो जब क्रिप्स मिशन असफल हो गया तो उसके बाद आप देखेंगे कि 1946 में कैबिनेट मिशन के रूप में 3 ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य सर पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स महोदय भारत आते हैं। और कैबिनेट मिशन काफ़ी हद तक अपने प्रस्तावों को मनवाने में सफल रहता है। ये अलग बात है कि बाद में मुस्लिम लीग फिर विद्रोह कर जाते हैं 2 स्वायत्त राज्यों के लिए। तो कैबिनेट मिशन काफ़ी हद तक अपने उद्देश्यों में सफल रहता है। और जो 3 सदस्य होते हैं जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, है ना, तो इस हिसाब से संविधान सभा का गठन हो जाता है और एक बेसिक जो प्रारूप था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले
तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही अंततः भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया जाता है, यानी संविधान सभा का गठन की स्वीकृति क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसके बाद इसी योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत, जो ब्रिटिश प्रांत हैं, देशी रियासतें व राज्यों के समूह को जनसंख्या के अनुपात में सीटों को दिया जाना निश्चित किया गया था। और इस समय 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट है ना, प्रति 10 लाख पर एक सीट का मतलब जो है एक प्रतिनिधि का चयन किया जाना था, है ना। तो अनुपात के आधार पर 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। और इस आधार पर संविधान सभा में कुल 389 सीटें हुई, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को दिया गया और 93 सीटें देशी रियासतों को दिया गया। इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वालों में 11 ऐसे स्टेट थे जहाँ पर क्या था, गवर्नर थे। तो गवर्नर शासित राज्यों को 292 सीटें दी गई और जो 4 कमिश्नरी थी उनको 4 सीटें दी गई। 4 कमिश्नरी थी भी, दिल्ली था आपका, अजमेर, जयपुर, मारवाड़ वाला इलाका जो था, है ना। इस प्रकार से कमिश्नरी जो अब यूनियन टेरिटरी के रूप में आपको दिखाई देता है, और 11 जो थे वह गवर्नर स्टेट थे, है ना। तो इन 4 को 4 और 11 को 292 सीटें आरक्षित की मतलब दी गई थी, है ना। इसके बाद देखिए प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का, समुदाय का मतलब सिख, मुस्लिम और जो इंडियन थे, सारी कम्युनिटी के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। तो प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के मतदान तरीके से किया जाना सुनिश्चित किया गया। एकल संक्रमणीय मत पद्धति वही है जैसे आज राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, उसी पद्धति को यहाँ पर मतलब तो यहाँ से उसको लिया गया, क्योंकि वो तो बाद में आया, पहले ये व्यवस्था थी, ठीक। तो जब राज्यसभा पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे कि ये ढंग से क्या होता है, यानी कि वयस्क मताधिकार को अभी स्वीकृति नहीं मिली थी। जो मत का सिस्टम था वो क्या था, ट्रांसफरेबल एकल संक्रमणीय मत पद्धति को यहाँ पर लागू किया गया था। इसके बाद देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे, ऐसा सिर्फ किसके लिए किया गया, यह जो निर्वाचन व्यवस्था थी यह सिर्फ ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों के लिए किया गया था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना चाह, मतलब वहाँ पे चुनाव नहीं होता, इलेक्शन नहीं था, बल्कि सिलेक्शन था, उनके द्वारा नामांकित सदस्यों को ही प्रतिनिधि मान लिया गया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी संविधान सभा निर्मित हुई थी वह आंशिक रूप से निर्वाचित थी, क्योंकि यहाँ पर तो निर्वाचन हुआ, लेकिन यहाँ पर नामांकन हुआ, इसलिए आंशिक रूप से क्या थी, नामांकित सभा थी, ठीक। और इसी मिशन के ही प्रस्तावों के अनुरूप संविधान सभा के लिए जो 296 सीटें आवंटित थी, यहाँ पर जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव किए गए, जिसमें भारत में जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल थे उन्होंने हिस्सा लिया। और इस आधार पर आप देखेंगे 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली, जो कांग्रेस थी, शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको, और 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई थी। बाकी 15 सीटें अन्य छोटे छोटे जो राजनीतिक दल थे, जैसे हिंदू महासभा, राजा राम पार्टी, इस तरीके से उन पार्टियों को मिला था। तो ये था उस समय का निर्वाचन, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे संविधान सभा की कार्यविधि। इसके बाद देखिए संविधान सभा गठन हो गया और संविधान सभा ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को आहूत की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जो टेम्पोररी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, उन्होंने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। यह अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, कई बार पूछता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे इस नाम को कि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे टेम्पोररी अध्यक्ष थे। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन किया था, ठीक। एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, है ना। इन तीनों प्रश्नों को बार बार पूछा जा चुका है, तीनों क्या, ये चारों, है ना, ठीक। सच्चिदानंद सिन्हा ये आपके टेम्पोररी यानी कि अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक। और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने प्रेम्बल का प्रस्ताव रखा, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और इसको सौर्यमान द्वारा जो है सहमति कब मिली थी, 22 जनवरी 1947 को, ठीक। प्रस्तुत कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को
प्रियम्बल को। बाकी अभी प्रियम्बल के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, एक कॉन्सेप्ट अमेरिका का है ना, कि संविधान का अपना एक प्रियम्बल होना चाहिए। संविधान जो है पूरे स्वतंत्रता संग्राम को और भारत की भविष्य की राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रदर्शित करता है, संविधान के मूल ढांचे को परिभाषित करता है, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट है जिसको अलग से भी चर्चा की जाएगी। तो 22 जनवरी 1947 को पूर्ण सहमति के बाद उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद आप देखिए, जब देश आज़ाद हो गया तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत यहाँ पर 3 प्रमुख परिवर्तन देखने को मिलता है। बाकी सब कुछ वैसे ही था जैसा कि कैबिनेट मिशन ने डिसाइड किया था, लेकिन इस अधिनियम की चर्चा हम लोगों ने प्रीवियस वाले में किया हुआ है, प्रीवियस चैप्टर में। यहाँ पर हम देखेंगे जो 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए वो क्या क्या थे। तो पहला परिवर्तन तो ये हुआ कि अब जो संविधान सभा थी, क्योंकि पहले संविधान सभा संप्रभु नहीं थी, वह ब्रिटिश क्राउन के अंडर में काम कर रही थी। अब जो आपकी संविधान सभा थी वह पूर्णतः क्या थी, संप्रभु थी, मतलब वह अपने इच्छा से अपने लिए किसी प्रकार का संविधान बना सकती थी। ठीक, तो पूर्णतः संप्रभु हो गई संविधान सभा देश के आज़ाद होने के बाद। दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि संविधान सभा ने 2 कार्य किए, एक तो संविधान निर्माण का और दूसरा विधि निर्माण का, क्योंकि विधायिका यानी संसद का निर्माण नहीं हुआ था। तो जब तक भारत में संसद 1951-52 का चुनाव नहीं हो गया तब तक इसी संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में भारत के लिए विधि निर्माण का भी काम किया था। और तीसरा ये था कि आप जानते हैं जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया तो आपको विभाजित भारत मिला था, यानी कि मुस्लिम लीग के सदस्य इससे क्या हो गए, अलग हो गए। इस प्रकार से अब संविधान सभा के कुल सदस्य जो पहले कितने थे 389 थे, 299 ही बचे, यानी सदस्यों की संख्या संविधान सभा में कितनी हो गई, 299 हो गई। ठीक, तो यहाँ से 3 परिवर्तनों को आप ध्यान में। तो ये जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद ये 3 परिवर्तन हुए। पहला, अब संविधान सभा पूर्णतः संप्रभु थी, जो भारत के लिए किसी प्रकार से संविधान का निर्माण कर सकती थी। संविधान सभा ने 2 प्रकार का काम किया, एक संविधान के निर्माण और दूसरा विधि का निर्माण। तीसरा, मुस्लिम लीग के अलग हो जाने यानी पाकिस्तान के विभाजन हो जाने के कारण अब संविधान सभा में सदस्यों की कितनी रह गई, 299 यानी 299 रह गई। ठीक, संविधान सभा ने अपना कार्य कंप्लीट किया। संविधान पूरा होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और पूर्ण रूप से संविधान आपका 24 जनवरी 1950 को कंप्लीट हुआ। ठीक, कुल 11 बैठकें आयोजित की गई, 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। इस संविधान को बनाने के लिए 60 देशों के संविधान का अवलोकन हुआ, कुल 114 बहस हुई, तब जाकर के आपका संविधान बना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी किस देश से कौन सा कॉन्सेप्ट लिया गया है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे संविधान के स्रोत में। तो लगभग 60 देशों के संविधानों का संविधान सभा के सदस्यों ने अवलोकन करने के बाद भारत को एक लिखित संविधान दिया, जिसको बनाने में पूरा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा था। ठीक, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान 24 जनवरी 1950 को आपका पूरा हुआ। 11 बैठकों के पश्चात, बैठकों की संख्या 11 पूछी गई है, इसमें काफ़ी डिबेट था, कई बार 12 बैठकें भी मानी जाती हैं, लेकिन कोर्ट ने इस क्वेश्चन के आंसर को 11 बैठकों के रूप में स्वीकृत किया, तो आप 11 ही याद रखेंगे। आगे देखेंगे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भी स्वीकृति मिली, जो तिरंगा झंडा हमारा है। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है और राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकृति प्रदान की गई। राष्ट्रगान आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। ठीक, राष्ट्रीय गान की भाषा हिंदी है और राष्ट्रीय गीत की भाषा संस्कृत है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और प्रथम राष्ट्रपति के रूप में आपको भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। ठीक, 24 जनवरी 1950 को, है ना। और फिर इसके बाद 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो गया। ठीक, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद जब संविधान लागू हो गया, संविधान सभा को ख़त्म नहीं किया गया, क्योंकि आप जानते हैं देश के लिए प्रथम आम चुनाव जो लोकसभा चुनाव थे वह 1951 और 52 में हुए, 1951-52 में हुए। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 51-52 नई संसद के निर्माण तक संविधान सभा ने ही इस देश में अंतरिम संसद के रूप में
काम किया। अंतरिम संसद का मतलब हमने आपको बताया था पहले भी, अंतरिम शब्द का चुनाव वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर कोई नई चीज़ स्थापित नहीं हो जाती, तब तक हम अंतरिम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब तक नई संसद 51-52 में चुनकर नहीं आई, तब तक संविधान सभाएं देश के संसद का काम करती रही। ठीक, तो इस प्रकार से आपके संविधान का निर्माण की ये परिघटना पूरा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो छोटी छोटी समितियां थी, जैसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, देश के संघीय ढांचे की समिति का अध्यक्ष कौन था, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था। तो ये यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिर संविधान के स्रोत का, और फिर नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे हम संविधान की विशेषताएँ। तो यहाँ पर ये आपका भारतीय संविधान निर्माण का एक सेगमेंट पूरा हो जाता है। इसको आप ढंग से नोट कर लें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। थैंक यू।